क्या खाना पीना। हाँ वो मैं बता दूंगा। वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल शाम 8 बजे में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये चौपाल मुख्य रूप से भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित हो गए होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से करते हुए स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़ने के बाद स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़ी हुई बहनों के संग, भाइयों के संग शाम को पहले 7 बजे से चौपाल चल रही थी। और इस चौपाल का मुख्य उद्देश्य है स्वदेशी चिकित्सा के प्रति हम सभी एक दूसरे के अनुभवों के संग, स्वाध्याय के संग अपना ज्ञान बढ़ाते हुए, अपने परिवारों को स्वस्थ करते हुए औरों के परिवारों को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का प्रयास करना। इसी कड़ी में स्वास्थ्य फ्रीडम केयर जो है, माँ, बहन, बहू, बेटियां यानी नारी शक्ति के लिए प्राकृतिक सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराती है और साथ ही साथ आर्थिक मजबूती के लिए एक बिजनेस प्लान भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। उसकी चर्चा परिचर्चाएं, उसकी जानकारी आप सभी को स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के ग्रुप एडमिन मीटिंग 11:30 बजे से जो अब चल रही है उसमें मिलती है। साथ ही साथ आपके ट्रेनर जो होते हैं, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में जो ट्रेनर होते हैं उनके माध्यम से मिलता है। आपके जो जानकार स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़े होते हैं उनके माध्यम से मिलता है। और चौपाल में प्रयास ये है कि राजीव भाई को सुनने के बाद स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता करने के लिए स्वदेशी चिकित्सा का ज्ञान ग्रहण करते हुए कैसे अपने परिवारों के साथ औरों के परिवारों के समस्याओं का समाधान कर पाऊं, इसके लिए मूल मंत्र और मूल सिद्धांत रहा और है और आगे रहेगा स्वाध्याय, साथ ही साथ अनुभवों का आदान प्रदान। तो आज हमारी जो विषय है, क्योंकि हम स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़े हैं और बहुत सारी समस्याएं आती है, बहुत सारे परिवारों की समस्याएं आती हैं, जानकारी आती है। नारी शक्ति में एक अभिशाप माना जाता है बांझपन का। इसके क्या कारण हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन उनमें से कुछ सरल बातें जो मुझे अभी समझ में आई, और भी चीजें समझ में आती है समय 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 पे, लेकिन दोबारा मैंने स्वाध्याय करते हुए आज मैं आपके सामने ये पुस्तक है चिकित्सा चंद्रोदय भाग 5, और इसके लेखक हैं बाबू हरिदास जी वैद। ये किताब की जो सीरीज है पूरे 7 भाग में है। इसके 5वें भाग के एक अध्याय का स्वाध्याय करते हैं। इस स्वाध्याय के जरिए हम अपने माध्यम से, हम सभी आप सभी एक दूसरे के माध्यम बन के बहुत सारे परिवारों के घरों में खुशहाली का कारण बन सकते हैं। आज हमारा स्वाध्याय ना जाने कितनी बहन बेटियों और की कितने परिवारों को, दाम्पत्य जीवन को संतान का सुख दिलवा सकता है बिना किसी दुष्प्रभाव के। इसी की स्वाध्याय में मैं आज जिस चैप्टर का स्वाध्याय करने जा रहा हूं, आप सभी ध्यान से सुने, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सुनकर समझना ही सबसे ज्यादा जरूरी होती है। देखिए, स्वाध्याय करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सुनना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, लिखना, पढ़ना, जानना, ज्ञान को ग्रहण करना मुश्किल काम नहीं है। सबसे मुश्किल है समझदारी के साथ उन ज्ञानों का अमल करवाना। ये बेहद जरूरी है। तो आज इसी स्वाध्याय की कड़ी में
स्त्री पुरुष के बांझपन की परीक्षा विधि। स्त्री और पुरुष में बांझपन है, इसकी परीक्षा विधि। आज के समय में बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, जांच होती है, लेकिन हम इस पुस्तक के जरिए जानेंगे कि किस प्रकार हम भी परीक्षा कर सकते हैं कि बांझपन का किसमें दोष है। बंगसेन एक ग्रंथ है, लेखक रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है, जिसका बीज पानी में डालने से न डूबे और जिसके पेशाब में झाग उठते हों। यहाँ बीज शब्द वीर्य को लिया गया है। जिसका बीज पानी में डालने से ना डूबे और जिसके पेशाब में झाग उठते हों, उसे मर्द समझें। जिसका बीज पानी में डूब जाए और पेशाब में झाग ना उठे, उसे नामर्द या नपुंसक समझें। इस चीज को पढ़ते हुए एक बात और बताऊं कि जब किसी के मूत्र में झाग आता है, तो आज के तथाकथित चिकित्सा पैसी उसे रोगी मानते हैं कि आपके मूत्र में झाग आ रहा है तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई होगी, ऐसी कुछ बहुत सारी चीजें, और उनको रोगी बना दिया जाता है दूसरे रोग का। जबकि मूत्र में झागदार होना मर्द होने की पहचान है। नोट में, इसी सारांश में नोट में लिखते हैं, बंगसेन लिखते हैं, वीर्य जल में ना डूबे तो मर्द समझें, डूब जाए तो नामर्द समझें। पर अन्य ग्रंथकार लिखते हैं कि अगर वीर्य एक बारगी ही पानी के भीतर चला जाए, डूब जाए, तो उसे गर्भधान करने लायक समझें। हमने परीक्षा करके भी इसी बात को ठीक पाया है। हाँ, पेशाब में झाग उठना बेशक मुर्दमी की निशानी है। जिस प्रकार हमारे आपस में हम सभी के बीच में मतभेद होते हैं, उसी प्रकार आयुर्वेद के बहुत सारे जो ज्ञानी हैं, आचार्य रहे हैं, उनमें भी मतभेद रहे हैं। इलाल जुल गुरबा, ये यूनानी हुए। इलाल जुल गुरबा में लिखा है, मिट्टी से भरे हुए 2 नए गमलों में, ये बहुत ही जरूरी है, ध्यान से आप लोग सुने। मिट्टी से भरे हुए 2 नए गमलों में बाकले या गेहूं या जौ के साथ साथ दाने डाल दें। मिट्टी से भरे हुए 2 गमलों में बाकले या गेहूं या जौ, इसके साथ साथ दाने डाल दें। फिर उन गमलों में स्त्री पुरुष अलग अलग 7 दिन तक पेशाब करें। जिसके गमले में दाने उग आए वह बांझ नहीं है, और जिसके गमले में दाने ना उगे वही बांझ है। मतलब पुत्र संतान उत्पत्ति के लिए कमी किसमें है, इसकी जांच करने का सबसे सरल तरीका मिट्टी से भरे गमले में गेहूं, जौ या बाकले, इनके 7-7 दाने डाल दें और 7 दिन तक दोनों अपने अपने गमले में मूत्र का त्याग करें। और जिनके दाने उग आए, मतलब जिसमें पौधा पनप जाए, उसमें कमी नहीं है, और जिसमें पौधा ना पनपे उसी में कमी है। दूसरी परीक्षा, 2 प्यालों में पानी भर दें, फिर उन प्यालों में स्त्री पुरुष अलग अलग अपना अपना रज और वीर्य डालें। जिसका रज या वीर्य पानी में बैठ जाए वह बांझ नहीं है, वह गर्भ रखने या धारण करने योग्य है।
जिसका पानी के ऊपर रहे न डूबे, उसी में दोष है। तीसरी परीक्षा, स्त्री पुरुष अलग अलग दो काहू या कद्दू के वृक्षों की जड़ों में पेशाब करें। स्त्री पुरुष अलग अलग दो अलग अलग काहू के वृक्ष या कद्दू के वृक्षों की जड़ों में पेशाब करें। जिसके पेशाब से वृक्ष सूख जाए वही बांझ है, और जिसके मूत्र से वृक्ष ना सूखे वह दुरुस्त है। मतलब चौथी परीक्षा, मर्द के वीर्य की परीक्षा। फूल कांसे के कटोरे में गर्म पानी भर दें, उसमें मर्द अपना वीर्य डाले। अगर वीर्य एकदम से पानी में डूब जाए तो समझे कि मर्द गर्भाधान करने योग्य है, उसका वीर्य ठीक है। अगर वीर्य पानी पर फैल जाए तो समझे कि मर्द गर्भाधान करने योग्य नहीं है। अगर वीर्य ना ऊपर रहे ना नीचे जाए, किंतु बीच में ही जाकर ठहर जाए, तो समझे कि वह वीर्य में गर्भ तो रह जाएगा पर संतान होकर मर जाएगा या जिएगा नहीं। स्त्री के रज की परीक्षा। एक मिट्टी के गमले में थोड़े से सोए के पौधे लगा दें। उन पौधों की जड़ों में स्त्री पेशाब करे। अगर पेशाब से पौधे मुरझा जाएं तो समझे कि स्त्री का रज निर्दोष है, और अगर पौधे ना मुरझाएं, जैसे तैसे बने रहें, तो समझे स्त्री का रज शुद्ध है। नोट, अगर पुरुष का वीर्य और स्त्री का रज सदोष हो तो दोनों को वीर्य और रज शुद्ध करने वाली दवा खिलाकर वैद्य रज वीर्य को शुद्ध करें और दवा खिलाकर फिर परीक्षा करें। अगर दुरुस्त आए तो गर्भाधान की आज्ञा दें। रज वीर्य शुद्ध होने की दशा में स्त्री पुरुष अगर मैथुन करेंगे तो निश्चय ही गर्भ रह जाएगा। हमने चिकित्सा चंद्रोदय चौथे भाग्य में वीर्य को शुद्ध, पुष्ट और बलवान करने वाले अनेक अजमुदा नुस्खे लिखे हैं। रज और वीर्य शुद्ध करने वाली चंद दवाएं हम यहाँ भी लिखते हैं। कितनी सरल तरीके से हम अपने दोषों को जान सकते हैं कि किसमें दोष है। अब क्या है, आज की मानसिकता क्या है? मानसिकता ये हो रखी है, स्थिति परिस्थिति ये हो रखी है कि जिस डॉक्टर ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर। पुरानी परंपराओं के अनुसार जांच करने का कोई विश्वास नहीं बनता। जितना भी मैंने 7-8 सालों में जो भी देखा है, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो डॉक्टरी भाषा की बात करते हैं, तो मैं उनसे एक ही सवाल करता हूं कि आप इतने सालों से डॉक्टर की भाषा के प्रयोग करके अभी तक आपको जीत हासिल नहीं मिली। आपका डॉक्टर कह रहा है कि आपकी पत्नी में दोष है। भाई क्या जरूरत है, आप अपने अभी दोष चेक कर लें। क्योंकि आज के समय में हमारे संस्कारों को नष्ट करना, परिवारों को नष्ट करने का कुछ श्रेय चिकित्सा क्षेत्र को भी जाता है। कारण क्या है? व्यक्तिगत रूप से जो मुझे अपने जीवन में कुछ अनुभव मिले हैं उनके आधार पे बता रहा हूं। लगभग लगभग अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 100 परिवार आए, तो उसमें 100 परिवारों में 100 परिवारों को दोष मतलब नारी शक्ति को मिला। तथाकथित मतलब जिस तरीके से चलता है। और जब हमने ये परंपरागत तरीके से जांच करने का प्रयास किया और जब उसके परिणाम आए तो 50-50 50-50 मतलब 100 परिवारों में 50 परिवारों में पुरुष में ही कमी थी। और दोष और इलाज किसका चल रहा था? उसका जिसके अंदर बच्चे को आना है। अब यहाँ पे जो समस्या आई या समस्या आने वाली है या गंभीरता बढ़ने वाली है,
उस पर ध्यान देने का प्रयास करने की कोशिश करते हैं। हम चौपाल के जरिए चिंतन करने का प्रयास करते हैं। आज हमारी किसी बहन बेटी की शादी होती है, दाम्पत्य जीवन में बंधते हैं। कुछ समय बाद वो माता पिता बनने के प्रयास करते हैं और गर्भधारण नहीं होता। समाज सबसे पहले किसको दोष देता है? परिवार किसको दोष देता है? आप लोग चैट बॉक्स में लिखें, चैट बॉक्स में जरूर लिखें इस बात को। आप भी हैं, कल आप भी सास ससुर बनेंगे, ठीक है? चलिए, सबका जवाब यही है, नारी शक्ति को। नारी शक्ति अब चली चिकित्सा कराने, और चिकित्सा के दौरान अप्राकृतिक दवाओं से घर और शरीर, मतलब जहां पे बच्चे को उत्पत्ति होगी, बच्चे का 9 महीने का पालन पोषण होगा, वो जगह, मतलब ये समझिए कि वो जमीन, वो खेती, वो स्वर्ग, स्वर्ग से भी सुरक्षित जगह है। ये पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई कहा जाए कि सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है, तो माँ का गर्भ है। तो उस जगह को आज के हमारे और आपके दोस्त दोस्त, मात्र दोस्त सोचने मात्र से उस जमीन की, उस गर्भ की, उस भूमि की अप्राकृतिक दवाओं से सींचना शुरू करते हैं। जांच के दौरान ही करते हैं, मैं नहीं कह रहा कि जांच के दौरान नहीं करते, जांच भी करते हैं सारी चीजें। लेकिन शुरुआत में हम दोष वहीं क्यों मढ़े? अगर चौपाल के जरिए मैं आपको कुछ बातें खुल के बोलना चाहता हूं, जितना हमारे आज की परिस्थितियों में जितनी गलतियां पुरुष करते हैं, स्त्री, नारी शक्ति, बहन बेटी नगन मात्र भी नहीं करती। अपने वीर्य से खिलवाड़ पुरुष जाति सबसे ज्यादा करते हैं, जबकि नारी शक्ति अपने रज से खिलवाड़ नहीं करती। तो दोष किस में लगना चाहिए था? कुछ खान पान, आहार विहार जो हम कहते हैं दोष है, सारी चीजें हैं आज की, अप्राकृतिक चीजें हैं सारी। आज भी देखें, अभी कुछ समय पहले से आप लोग चल रहे हैं, सुन रहे हैं, गर्भाशय कैंसर के, सिविक्स कैंसर का जो टीकाकरण हो रहा है, वो किस लिए किया जा रहा है? भाई पुरुषों को भी तो टीकाकरण करो। नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्त्री जो नारी शक्ति है वो दयालु भी है। स्त्री शक्ति जो है, नारी शक्ति जो है, भावुक भी है। सबसे ज्यादा धन, अगर आज के समय में अगर उदाहरण के तौर पे बताऊं, तो रामायण और महाभारत दोनों अगर हुए तो नारी शक्ति के कारण हुआ, मतलब उसमें। तो आज के समय में अगर पूरे समाज को बर्बाद करना हो, तो सबसे पहले सारा दोष नारी शक्ति पे मढ़ा जाए। ये तो हो गई विचारों की बातें, मैं ज्यादा खुल के नहीं बोलना चाहता। लेकिन मुझे इस बात का बेहद दुख होता है कि सबसे पहले दोष हमारी बहन बेटियों, नारी शक्ति को ही दिया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसका मैं ताजा ताजा उदाहरण देना चाहूंगा, नाम नहीं ले रहा। लेकिन जब भी कभी वो बहन इस ऑडियो को सुनेगी, इस रिकॉर्डेड वीडियो को सुनेगी, तो समझ जाएगी
कि भैया ने मेरा ही उदाहरण लिया। 2 मई की शादी हुई, 2 मई को शादी हुआ, और जून के महीने में मासिक धर्म आ गया। सासू माँ डंडे लेके पीछे पड़ गई। बहू का तो मास पीरियड आ गया, इलाज कराओ। क्यों भाई? थोड़ा बहुत तो। अब उस बहन को उस ताने की बदौलत जून के महीने में मेरे पास फोन आया, जैसे उसे घर में ताने मिलने शुरू हुए, इलाज कराने जाना है, इलाज कराने जाना है। तो मेरे पास फोन आया, मैंने कहा भाई ये कौन सा दोष है? इलाज कराना है तो बेटे का इलाज करा ले भाई। चलो। और परम पिता परमेश्वर की दया रही, राज्य भाई की कृपा रही कि सितंबर के महीने में उसका गर्भ ठहरा। तो जाके उसकी सास के दिल में शांति मिली। नहीं तो उसकी सास ने तो पूरा इंतजाम कर रखा था कि इसको अप्राकृतिक औषधियों से उसके गर्भ का सत्यानाश कराना है, गर्भाशय का जिसे कह सकते हैं, और अपने घर के पैसों का। तो सिर्फ ये एक घर की कहानी नहीं है, हर घर की कहानी हो सकती है। तो हम सभी जो 166 परिवार अभी जुड़े हैं, तो बहुत ही सरल तरीके से स्त्री और पुरुष के रज और वीर्य की परीक्षा कि किसमें कमी है, उसकी जानकारी के लिए ये देखिए, मशीनरी चीजें कभी भी धोखा दे सकती है। मशीनरी चीजें 400, मान लिया कोई 220 वोल्ट पे काम करती हो मशीन, और उसको एक झटका मिल जाए, स्टेबलाइजर उसका काम ना करे, और उसका एमसीबी डाउन ना हो, और 440 वोल्ट आ जाए, 1000 वोल्ट आ जाए, और उस वक्त जो रिपोर्ट में जांच चल रही हो और उसका रिपोर्ट गड़बड़ हो जाए, तो कौन जिम्मेवार? कंप्यूटर पे टाइप करते वक्त लैब टेक्नीशियन, नींद, थोड़ी सी झपकी लग जाए और नींद में, या किसी बाई मिस्टेक पॉइंटों में एक आगे लिखने के बजाय पॉइंट के बाद एक लिखना हो, और गलती से वो पहले लिखा जाए, 10 लिखना हो उसकी जगह पे 100 लिखा जाए, तो स्थिति और परिस्थिति क्या हो सकती है? हर आदमी आज के समय में इतना सक्षम नहीं है कि सेकंड ओपिनियन लेने जाए, बार बार जांच कराने जाए। क्योंकि हर आज के समय में जितने भी परिवार चिकित्सा के लिए कभी भी जाते हैं, तो अपने स्तर पर, प्रति व्यक्ति प्रति परिवार अपने स्तर पर अपने समाज के प्रतिष्ठित अनुभवी चिकित्सालय में या चिकित्सक के पास जाते हैं। और जो परंपरागत जांच करने की विधि विधान है, उसमें मशीनरी का कोई रोल नहीं है। ये कभी धोखा नहीं दे सकता। जैसा कि मैं अभी कल कल ही गया हुआ था शिविर में, तो वहां पे 4 ऐसे भाई आए जो डायबिटीज से, मधुमेह से पीड़ित अपने आप को बता रहे थे। और जब हमने उनसे, उसमें से एक इंस्पेक्टर थे, वहां पे थानेदार आए हुए थे, अ, जब बातचीत के दौरान मधुमेह के पाए जाने वाले सभी लक्षणों को पूछा, जितने लक्षण मधुमेह में बताए जाते हैं, वो उनमें से एक भी लक्षण उनके शरीर में नहीं था, एक भी लक्षण नहीं। और रोगी किस चीज के? मधुमेह के। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट में आ रहा है। वो तो शुक्र है भगवान का कि वो थोड़े से जागरूक हैं और पुरानी परंपराओं के रहे, तो उन्होंने रिपोर्ट के आधार को ना लेते हुए अपना एक्सरसाइज, खान पान में बदलाव, ये सारी चीजें करके
लेकिन फिर भी वो इस बात को कह रहे थे। तो जब हमारी आपस में बातचीत हुई तो इस बात से पूरी तरह से सहमत हुए कि शरीर से अच्छा मशीन कोई नहीं। मशीनें, विज्ञान भी कोई कम नहीं, अच्छी बात है विज्ञान, मैं विज्ञान की बात नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं चिकित्सा क्षेत्र व्यवसायीकरण होने के कारण, मेडिकल माफिया, जिसको माफिया कह सकते हैं, उसके कारण बहुत सारी षड्यंत्र भी रचे जा रहे हैं। तो आप अपने शरीर को देखें। अब चलते हैं स्त्री रज की परीक्षा की जानकारी तो हमने दे जान ली कि हम चार तरीके से, चार विधि थी, चार परीक्षाएं, उस प्रकार से हम परीक्षा कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं सिर्फ दो ऐसे सरल उपचार जो थोड़े सुनने में मुश्किल भी हो सकते हैं, लेकिन करने में आए तो हर कोई कर सकता है। इसके लिए भी बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग करूंगा। हर कोई चाहता है कि एकदम हैंड टू माउथ हमारे हाथ में हो, तभी सब चीज हो, हर चीज। लेकिन बेटी और बेटी के ब्याह के लिए तो बहुत सारी मशक्कतें करनी पड़ती है। जब हमारे घर में सामाजिक समारोह होती है तो उसकी सारी व्यवस्थाएं हमारे से पूरा हो जाता है और समय पे हो जाता है। सिर्फ क्या होता है, चाह। तो अगर आप चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आज मैं सिर्फ दो उपचारों के बात में जानकारी करके हम चौपाल में वार्तालाप चालू करेंगे। इसके बाद इसी के अगले भागों में बांझपन के भेद, फूल दोष की परीक्षा, गर्भाशय के सभी रोगों को, यानी योनि दोष और गर्भाशय के सभी दोषों को नष्ट करने वाला इकलौता आयुर्वेद का एक इकलौता उपचार, जो स्त्री के सभी रोगों को पूरी तरह से नष्ट करके गर्भाशय को पूर्ण रूपेण शुद्ध कर देता है। अभी जो हम बात करेंगे रज दोष और वीर्य दोष का उपचार, क्योंकि हमने रज और वीर्य की, उसके अलावा जो दूसरे दोष होते हैं शरीर में, स्त्रियों में प्रदर रोग है, रक्त प्रदर रोग है, अनियमित मासिक धर्म है, सिस्ट है, या जो भी और भाई और भी चीजें जो हैं, उन सभी चीजों को कैसे नष्ट किया जाएगा, धीरे धीरे इस चौपाल पे जानकारी मिलेगी। अब जो जानकारी जो देने वाला हूं, रज शोधक और वीर्य शोधक, मतलब इन दोनों की गुणवत्ता को पूरी तरह से बढ़ाने वाला, शुद्ध करने वाला। बबूल की गोंद, आप में से कोई लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। बबूल की गोंद 3 तोला, तोला, तोले को आप 10 ग्राम माने, लमसम जो 11 पॉइंट कुछ होता है, तो इसको बबूल की गोंद 3 तोला, छोटी इलायची के दाने, छोटी इलायची के दाने 1 तोला, नागौरी अश्वगंध 5 तोले, सतावर 5 तोले। अब इसे मैं थोड़ा सा ग्राम में करके बता दूं जिससे कि आप सभी को आसान हो। बबूल की गोंद 30 ग्राम, छोटी इलायची 10 ग्राम, छोटी इलायची के दाने लेने हैं, नगौरी असगंध 50 ग्राम, शतावरी 50 ग्राम, 50 ग्राम। इन सभी को कूट पीस कर छान लें। कूटना भी है, पीसना भी है और छानना भी है, और छान कर रख लें। इस चूर्ण की मात्रा 2 से 4 ग्राम तक, एक मात्रा सुबह और एक मात्रा शाम, फंकी लेकर ऊपर से गाय का ताजा दूध, धरोसन दूध उसे बोला जाता है जो गाय के थन से निकाला गया दूध, ताजा दूध, यानी जिस वक्त आपके घर में गाय गाय का दूध दूहा जाता है, उसी वक्त दूध उस वक्त लें और ये चूरन अपने पास रखें, फंकी लें और दूध पी लें सुबह शाम। और दूध पीना भी कितना है, 1 पाव।
250 ग्राम। जब तक आराम न हो जाए, या कम से कम 40 दिन तक, कम से कम 40 दिन तक इसका प्रयोग करें। इसके सेवन करने से रज निश्चय ही शुद्ध हो जाता है, और यह पूर्णतः परीक्षित है। अनेकों उपचार हो सकते हैं, लेकिन वैद्य हरिहर जी के द्वारा अनेकों बार परीक्षित ये उपचार है। बबूल की गोंद, छोटी इलायची, नगौरी अश्वगंध और सतावर। 30 ग्राम बबूल की गोंद, 10 ग्राम छोटी इलायची, 50-50 ग्राम सतावरी और अश्वगंध, इनका बारीक पाउडर करके आटा छानने वाली छन्नी से छान के, या कपड़ छन हो जाए तो सोने पे सुहागा, इसमें से 4 ग्राम सुबह और 4 ग्राम शाम गाय के ताजे दूध से सेवन करना है 40 दिन। ये तो हुआ रज शोधक, यानी माँ बहन बेटी जो होती हैं, नारी शक्ति, उनके रज को मजबूत करने का, शुद्ध करने का। वीर्य शोधक, वीर्य शोधक में सेमर का मूसला, सेमर का मूसला, बीजबंद, मखाने, ताल मखाना, सफेद मूसली, गुल सकरी और कामराज, कामराज बोला जाता है भांग को, प्रत्येक 5-5 तोले यानी 50-50 ग्राम, सबको कूट पीसकर कपड़े से छान कर रख लें। 6 ग्राम की मात्रा सुबह शाम लेकर ऊपर से मिश्री मिला हुआ गाय का दूध पिएं। यहां पर धरोसन दूध नहीं लिखा हुआ है, यहां पर धरोसन दूध नहीं लिखा हुआ है। कम से कम 40 दिन तक इस चूर्ण को खाएं। अपथ्य में संबंध नहीं बनाना है, मतलब मैथुन क्रिया नहीं करनी है। तेल मिर्च खटाई और गर्म पदार्थ नहीं खाने हैं। ये पूरी तरह से परीक्षित है। अब आ जाते हैं, यहाँ पे हम कल्पना करते हैं, किसी परिवार की कल्पना करते हैं कि उन्हें संतान प्राप्ति का उपचार चाहिए, और हम सभी की ये साधारण सी जानकारी की बदौलत हम पहुंचते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप अपने रज और वीर्य की परीक्षा करें। रज और वीर्य की परीक्षा करने पे पता चलता है कि वीर्य में दोष है। अब वीर्य में दोष है तो वीर्य वाले उपचार को, इस उपचार जो है, इस चूर्ण को बना के 40 दिन सेवन करना है। और कहते हैं कि वो कहते हैं मेरे को गाय का दूध नहीं मिलता। मैं कहा जी ठीक है, अच्छी बात है, आप आईवीएफ के लिए जाते हैं, वीर्य दोष होने के कारण आप आईवीएफ के लिए जाते हैं। आप आईवीएफ एक बार में कभी भी सक्सेसफुल 90% नहीं रहा। नकली बच्चा, जिसमें मैं कहता हूँ चाइनीज बच्चा, नकली बच्चा, और उसकी लागत और समय, दर्द, आवाजाही आवागमन के खर्चे, जांच, इन सभी को मिलाकर अगर हम लें तो लगभग लगभग मान के चलते हैं 5 लाख रुपया, एक ऑन एन एवरेज आज के समय का एक साधारण सा कहता हूं 5 लाख रुपए का खर्च। जो परिवार आईवीएफ के ऊपर जा रहा है अपने वीर्य दोष के कारण, उसे 5 लाख रुपए खर्च करने हैं। लगभग 50,000 रुपए की इनकम होगी, आमदनी होगी, 1 लाख रुपए की तनख्वाह होगी। जब हम घूमने के लिए, हनीमून मनाने के लिए, साल में टूर करने के लिए 2-2 बार 3-3 बार बाहर जाके होटलों में रहेंगे, उसके लिए समय निकाल सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, तो क्या 40 दिन किसी ऐसी जगह जाके नहीं रह सकते जहां पे आपको ताजा दूध मिल जाए?
40 दिन। भाई उससे इस 40 दिन से ज्यादा समय आपको अपने संतान प्राप्ति के लिए न जाने कितना समय खर्च किए होंगे। कभी इस शहर में, कभी उस शहर में, कभी इस वैद्य के पास, कभी उस वैद्य के पास, कभी इस मंदिर में, कभी उस मस्जिद में, कभी ये वाला पूजा तो कभी वो वाला पूजा। तो इस तरीके से मैं आप सभी से विनम्र विनती करता हूं कि जिन्हें भी आप ये बताएं, वो अगर बोलते हैं कि मेरे को ये दिक्कत है, तो भैया उनको साफ सी बात बोलिए कि आपको अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे, अच्छा बच्चा हो, आपका ही बच्चा हो, अ, तो आप ये थोड़े से कष्ट सह लें। अब मैं आप लोगों को एक और सबसे सरल तरीका बताता हूँ, देसी मतलब गाय का दूध लेने का सबसे सरल तरीका। इससे अच्छा तरीका मुझे कहीं और नजर नहीं आया। बहुत सारे परिवार अपने अपने धर्म गुरुओं के पास जाते हैं और जिनको भी मानते हैं, और उन सभी गुरुओं के अपनी अपनी गौशालाएं होती है और कई दिनों तक रहते हैं। उदाहरण के तौर पे वृंदावन में जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, कहीं जाते हैं। उन सभी के पास गौशालाएं होती हैं। आप वहीं जाके सेवा कर लीजिए, दोनों काम हो जाएगा। बाद में आप सारा का सारा श्रेय भी अपने गुरुवर के चरणों में डाल देना कि मैं तो उनके शरण में गया था तो मेरे को पुत्र प्राप्ति हो गई। लेकिन कर्म ये वाले करना जरूर, क्योंकि बिना कर्म के फल नहीं मिलता। नहीं तो हिमाचल की तरफ जाएं और ऐसी जगह जाएं, होटलों में ना जाके छोटे छोटे गांवों में जाएं और उन गांवों में कहीं पता करें कि किनके यहाँ एक दो कमरे का घर है जो 40 दिन के लिए आपको दें और उसके आसपास देसी गौ माता हो। राजस्थान में बहुत ज्यादा देसी गौ माता है, आप वहां जा सकते हैं। तो आप इस तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, क्योंकि मैं इस प्रयास में 8 सालों में बहुत ही सरल सरल दो चार चेंज करने के बाद अगर हम 10 में से 2 रिजल्ट ले सकते हैं, तो 10 में से 10 का परिणाम, 9 का परिणाम अगर चाहिए तो पूरी तरह से बदलना पड़ेगा, पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। ये और इसी प्रकार माँ, जो नारी शक्ति है, उनके साथ भी यही है। अगर वो भी कहें कि मेरे को समय नहीं है सारी चीजें, बहन, दर्द तो आप ही को झेलना पड़ेगा, आईवीएफ का भी और उसके कष्ट भी। और आपकी जो शारीरिक नुकसान होगा वो तो बात की बात है, मतलब आर्थिक नुकसान होगा वो तो बात की बात है। शारीरिक नुकसान की भरपाई आप कभी नहीं कर पाओगे। और चाइनीज बच्चे का भरपाई भी आप पूरी तरह से, जीवन भर का आपको मलाल रहेगा कि मैंने ये गलती क्यों कर दी आईवीएफ वाले बच्चे लाकर। कभी भी मन में पूरी तरह से, मैं तो एक भाई होने के नाते विनती करना चाहता हूं कि आईवीएफ बच्चे ना लेके आप किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लें, भला हो जाएगा, किसी और का भला हो जाएगा। क्योंकि आईवीएफ बच्चा पूरी तरह से नकली बच्चा है, पूरी तरह से। वो आपको सच नहीं बताते, वो अलग बात है, लेकिन वो बच्चा आपका नहीं है, किसी भी कीमत पे आपका बच्चा नहीं है। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में एक बहुत ही छोटी सी सरल जानकारी हमारे आसपास में उपलब्ध, उपस्थित निसंतान दंपतियों के लिए रज और वीर्य परीक्षा, इसकी परीक्षा करें और इन दोनों के शोधक का कार्य करें
परिणाम 100% आएगा। देर हो सकती है, अंधेर नहीं। चलिए एक बार दोबारा मैं बता देता हूं। और मैं चाहता हूं कि जो भी बहनें या जो भाई स्वदेशी चिकित्सा के प्रति निष्ठा से जागरूकता का कार्य करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आप सभी से विनम्र विनती है इस भाई की कि इस दोनों चूर्ण का पहले तो प्रयास ये कीजिए कि आप लोग खुद बनाएं। फिर भी स्वस्थ समृद्ध परिवार में बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं जो आपको ये उपलब्ध करा सकते हैं। तो वो सभी, उन सभी से विनती है कि आप लोग विशेष तौर पे इसे नोट कर लें और आप अपने अपने स्तर पे, आप भी अपने स्तर पे अपने उस परिवार को बनाकर भी दे दें। बिना सहयोग राशि लिए भी बना के अगर आप उनको देते हैं व्यक्तिगत रूप से, मान लिया कि आप हैं, आपकी बहन के साथ, आपकी भाभी के साथ, आपकी सहेली के साथ समस्या है, तो आप अगर उसके लिए अपने जीवन से उसको थोड़ा सा समय निकाल के, एक दिन का समय निकाल के पंसार खाने पे जाकर, जब अपनी प्रेम, जो इतने ज्यादा आपसे जो प्रेम करते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, प्रेम रखते हैं, उनके लिए हम दूर दूर जाके, एक बार हम गए, हमारे को साड़ी पसंद आ गई, कोई चीज पसंद आई, बाद में याद आया, "अरे वो तो मेरी सहेली को भी देना था, मेरी ननद को भी देना था, मेरी बहन को भी देना था।" तो दोबारा उसी भीड़ भाड़ में दोबारा उस बाजार में जाके लेकर आ सकते हैं। तो क्या उनके जीवन में खुशहाली के लिए आप लोग अपने जीवन का कुछ समय निकाल कर ये चूर्ण बनाकर भी उन्हें उपहार स्वरूप दे सकते हैं। दोबारा रज शोधक जो उपचार है, बबूल की गोंद 30 ग्राम, ये रेशियो यही रखना है। उसमें आप आगे पीछे कर सकते हैं, आप ज्यादा बनाना हो तो 30 ग्राम की जगह 60 ग्राम करते हैं। जिसको जितना मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा उतने से मल्टीप्लाई होगा। बबूल की गोंद 30 ग्राम, छोटी इलायची के दाने 10 ग्राम, नागौरी असगंध 50 ग्राम, सतावर 50 ग्राम, इन सभी को कूट पीसकर छानकर बारीक पाउडर करके रख लें। इसमें से 4 ग्राम सुबह ताजे दूध से, गाय के ताजे दूध से, और शाम को गाय के ताजे दूध से 40 दिन। दूसरा, वीर्य शोधक में सेमर मूसला, सेमर मूसली, बीजवंद, मखाने, ताल मखाना, सफेद मूसली, गुल सकरी और कामराज मतलब भांग, ये सभी 50-50 ग्राम, इन सबको कूट पीसकर कपड़े से छानकर, और इसकी मात्रा 6 ग्राम सुबह और शाम, ऊपर से मिश्री मिला हुआ गाय का दूध, ये भी 40 दिन। तो आज की इस चौपाल में स्वाध्याय के जरिए एक भाई का फर्ज निभाते हुए आप सभी के साथ अपने यहाँ पे इस स्वाध्याय को विराम देते हैं। आप में से किसी का प्रश्न सिर्फ इसके प्रति हो तो आप अपने प्रश्न रखें। वंदे मातरम, हैंड रेस कीजिए। अभी जो 3 हैंड रेस हैं, पहले उन 3 हैंड रेस को डाउन करता हूं, आप दोबारा हैंड रेस कीजिएगा। और हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, किसी भी चिकित्सा की बात नहीं कर रहे, हम किसी को चौधरी चौधरी बनने वाले काम नहीं कर रहे। हम सभी एक भाई और बहन बनने का प्रयास करेंगे। ना ही वैद्य बनने का शौक है, ना ही चिकित्सक बनने का शौक है। जी, 4 हैंड रेस हैं, और इसी 4 हैंड रेस के साथ आज की चौपाल को समाप्त करेंगे। नाम है बबली, संजू, कल्याणी शाह, आकांक्षा गंगस। इसके अलावा कोई भी हैंड रेस ना करिएगा, क्योंकि जब मैं किसी का जवाब नहीं दे पाता हूं तो मुझे व्यक्तिगत रूप में दुख होता है, और जब अंदरूनी दुख होता है तो तन मन और शरीर सब जलता है। तो नुकसान, जानबूझ के मेरा नुकसान ना करें। बबली, हाँ जी बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। आज ही भैया जी एक बहन से बात हुई है, तो उनकी एक बेटी है। वो कहती हैं वो भी उन्हें इलाज से बहुत ज्यादा हुई थी। उनकी दोनों ट्यूब ब्लॉकेज है। तो मैंने उन्हें इस भाप लेने को और पैड का, और वो कह रही है कि मेरे हस्बैंड को वो
पोस्टर कुछ 501 बीमार, रुपए पहले जमा कराओ। उनके पति देव को, 501 रुपए जमा कराओ, बहुत हो गया। उनके पति के देव को पोस्टर कुछ बीमारी है भैया, वो मुझे पता नहीं, पोस्टर्स कुछ ऐसी बता रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा चलिए। क्या। एक मिनट भैया जी, पूछती, पोस्टेड। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो आज उन्होंने कहा भी था कि मुझे पूछ के बताना कि वो क्या देसी इलाजों से, मैंने कहा सब चीज का देसी इलाज होता है, मैं आज भैया जी से जरूर पूछूंगी। और वो एक और बेबी चाह रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि मुझे बताइए। मैंने कहा आप पहले ये स्टीम लेना शुरू करो और पैड रेगुलर में लगाओ। जी देखिए, अभी आपने जो बात करी, मैंने तो बात करी थी कि अभी जो हमने पढ़ा है उसके बारे में पूछना था आप लोगों को। लेकिन आप लोग दिमाग की दही बनाते हो सबको, मतलब इतना ज्यादा लोभी होके क्या फायदा मिलने वाला। किसी एक का इलाज पूछ के आप कितनों का भला करोगे, लेकिन अपना ज्ञान बढ़ा के अनेकों का विश्वास पैदा करोगे। आप चौपाल का, आप देखिए, बहुत ही जीवन में कीमती समय लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। माइक मुंह पे टेप लगा हुआ है, चिंता ना करो, ठीक है। प्रोस्टेट की बात यहाँ पे आ गई, रज परीक्षा वीर्य परीक्षा में। यहाँ आ गई रज शोधक और वीर्य शोधक के चूर्ण में। ये बीच में प्रोस्टेट और ये सारी बातें कहाँ से आई। मैं थोड़ा सा समझदार बनो दीदी, मैं मना नहीं कर रहा। आप व्यक्तिगत रूप में बता, मैं बोल रहा, जब बात हो रही तो बोल देता हूँ। भाई जिनके भी ट्यूब ब्लॉक्स हैं, भाई 100 बात की एक बात, कुछ करो या ना करो, अरंड तेल की मसाज जरूर करें, और मसाज और सिकाई करें। कुछ भी करें या ना करें, अरंड तेल की मसाज और सिकाई जरूर करें। और अरंड तेल में मलमल का कपड़ा भिगो के उसको योनि मार्ग में रात को रखें, सुबह निकाल के फिर भाप ले लें। संजू, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए बहन। जी वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। जी भैया, इसमें जो आपने सबसे पहले बताए थे परीक्षण, वही एक बार भैया रिपीट करना, दो जो शुरू के परीक्षण थे। देखिए मैं दोबारा परीक्षण बता देता हूँ। जी भैया। सबसे पहली परीक्षा है कि कहा जाता है कि जिसका बीज, मतलब वीर्य, पानी में डालने से ना डूबे और जिसके पेशाब से, पेशाब में झाग उठते हो, उसे मर्द समझे। यानी सिंपल सी चीज है, जो भी पुरुष अपना, अब मूत्र करेगा कहाँ, पानी में। पानी में नहीं करना है। देखिए, हम सभी को बहुत सारी चीजें हम ना जानने के उसके प्रयास में, बहुत सारी बातें, हमारी ऐसी सुविधाएं ऐसी हो गई है जिसकी वजह से हम अपनी कमियों को और अपनी खूबियों को भी नहीं जान पाते। पानी में जब भी हम बाथरूम करेंगे बुलबुले तो ऐसे भी उठेंगे। आप मिट्टी पे करके देखें, तब पता चलेगा कि आपको झाग उठते हैं या नहीं उठते हैं। पानी में तो बहुतों के उठ जाते हैं, ठीक है। दूसरी जो है इसी में, कि मिट्टी से भरे हुए दो गमलों में बाकले या गेहूं या जौ के साथ साथ दाने डालने हैं, और दोनों पे अलग अलग, पति पत्नी अलग अलग, उन पे 7 दिन तक मूत्र का त्याग करें। दूसरी परीक्षा है, 2 प्यालों में पानी भर दें, फिर उन प्यालों में स्त्री पुरुष अलग अलग अपना अपना रज और वीर्य डालें। जिसका रज या वीर्य पानी में बैठ जाए वह बांझ नहीं है, और वह गर्भ रखने या धारण करने योग्य है। जिसका पानी के ऊपर रहे, ना डूबे, उसी में दोष है, ठीक है। जी भैया। बाकी मैं इसका जो लिखित रूप है वो आप लोग को पोस्ट के रूप में ग्रुप में शेयर करूंगा। कल्याणी शाह। भैया मेरा यही प्रश्न था, आ गया। जी धन्यवाद। आकांक्षा गंगस। वंदे मातरम भैया जी। भैया धन्यवाद। जी मैं ये पूछ रही थी, जैसे एक मेरी फ्रेंड है, उसके 4-5 बार मिस कैरेज हो चुका है, तो उसको ये दे सकते हैं? जी दे सकते हैं, लेकिन अभी देखो, हमने तो स्वाध्याय करने के जरिए हमने ये जाना कि जब पुरुष के वीर्य में दोष होता है तब भी वो गर्भपात होता है। जरूरी नहीं कि गर्भपात का कारण सिर्फ और सिर्फ स्त्री ही हो, ठीक है।
तो हमने क्या करना है, अभी जो हम जांच करें, सबसे पहले तो उसे जांच करने के लिए बोलो। उससे क्या है कि जब जांच होके आपके पास रिपोर्ट आएगी तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। अभी ऐसी कोई चीज तो हमने उसको बताई नहीं। उसको एक बार तो भैया बिजली के झटके से लगा था उसको, ये उसका मिसकैरेज हुआ था। जी, अभी हम बात कर रहे हैं कि आप उन सभी अच्छा, को। आपकी आवाज नहीं आ रही भैया। मेरी आवाज नहीं आ रही? मैं आप सभी को यही कहना चाह रहा हूं कि आज के बाद, अभी आज के बाद आपके पास जितने भी परिवार निसंतान दंपति आते हैं, उनसे आप सिर्फ एक ही चीज कीजिए कि आप अपनी रज और वीर्य की परीक्षा करें और आप अपने अपने स्तर पे अपना ज्ञान बढ़ाएं। मैं आपको सही बता रहा हूं कि जब भी कुछ चीजें हमने सीखी, समझी, पढ़ी, तो उसका प्रयोग करवाकर उसको देखा कि इसमें वाकई कितनी है, सच्चाई कितनी हो रही है, क्या हो रहा है। तो हम सभी यहाँ पे एक योद्धा के रूप में काम करने वाले हैं। तो हम सभी को सबसे पहले इस उपचार को कि वीर्य की परीक्षा और रज की परीक्षा करवानी है। किसी का भी, चाहे जितना मर्जी वो कुछ बोलता रह जाए, उसको आप यही बोलो कि सबसे पहले तो भाई गमले वाला ये करके मुझे बताओ। सबसे सरल में है गमले वाला। क्योंकि देखिए, जहां पे वीर्य और रज की है, वीर्य तो पुरुष का निकालना आसान हो जाता है, स्त्री का रज निकलना मुश्किल होता है। उसे लेके आना, उसकी जांच करना उस वक्त थोड़ी मुश्किल होती है। ये बहुत अजीब तरीके से उसकी तैयारी वो निकाला जाता है। मासिक धर्म के दिनों में जो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से है, और पुराने हिसाब से मैथुन क्रिया करके, वो भी हस्त मैथुन क्रिया करके निकाला जाता है। जो मूत्र वाला जांच है, अपने पेशाब से जांच करने वाली है, वो जांच तो जरूर करें। ये सबसे सरल तरीका है। और पुरुष के वीर्य की परीक्षा तो कभी भी की जा सकती है, लेकिन स्त्री की रज की परीक्षा करने के लिए उसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप उनको मूत्र वाला ही बताएं, जो साधारण सी भाषा में समझ में आता है। चलिए, अब आपकी जिम्मेवारी है आकांक्षा गंगा। सबसे पहले उनको बोलो कि गमले लाओ, उन गमलों में मिट्टी डालो, मिट्टी में गेहूं के, जौ के, इनके बीज डालो और उन पे मूत्र 7 दिन करें और उसकी फोटो मंगा लो, पता चले। भाई एक चीज तो हमने जो सीखा उसको प्रैक्टिकल करें। डॉक्टरी में एमबीबीएस की पूरी पढ़ाई में 5 साल पढ़ाई करने के बाद, प्रैक्टिकल करने के बावजूद भी उनको सारी चीजें फिर दोबारा जीरो से शुरू करनी पड़ती है। हर चीज वो पहले दिन से ही अपने जीवन में जो पढ़ रहे होते हैं, या जो जो उनके सीनियर से जानकारी मिल रही होती है, व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में भी, व्यक्तिगत रूप में वो सभी नौसिखिए डॉक्टर या जो ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं, वो सभी व्यक्तिगत रूप में सच्चाई यही है कि वो भी अनुभव ले रहे होते हैं। लाख विश्वास होगा, लाख सारी चीजें होंगी, उनके सीनियर डॉक्टर ने बोला होगा ये दवा से ये हो जाएगा, लेकिन उसके मन में होता है कि मैं जिसको दिया हूं उसका 7 से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब वो आए तो क्या रिजल्ट रहता है। जो जो समाज में, मैं वैद्य समाज की भी बात कर रहा हूँ और एलोपैथी के चिकित्सक की भी, जो सबसे सही होंगे उनकी विचारधारा यही रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने स्तर पे ज्ञानों को परीक्षित कर लूं, और उसके बाद उन परीक्षणों से जो उनका विश्वास का स्तर बढ़ता है, फिर उसमें अपनी बीच बीच में अपना जोड़ते रहते हैं। बीच बीच में, बाद में, शुरू में अपना दिमाग नहीं लगाते। शुरू में अपने सीनियर का और अपने पढ़े हुए डॉक्टरों का जो पढ़ाया गया था उसी का दिमाग लगाते हैं। जब उनके पास अनुभव आ जाता है, फिर वो अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपनी सारी चीजें डालनी शुरू करते हैं। इसकी सबसे कड़वी सच्चाई बताओ, राजीव भाई को सुनने के बाद हमने सारी चीजें राजीव भाई की, बाद में करते करते बीच में जब देखा कि हाँ जी ये चीजें तो काम करती है, विश्वास होता गया, पढ़ते गए तो थोड़ी थोड़ी दूसरी चीजें भी डालते गए। जी, सुमन विनोद जी, सुमन विनोद जी माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, नमस्ते भैया। नमस्ते। जी नहीं, मुझे नहीं कुछ पूछना था, बस मैंने वैसे ही किया। जो आप कह रहे हो वो सही बात है, बस उसके लिए आप जी, बहुत हैंड रेज बहुत किया बहुत जी। बहुत धन्यवाद दीदी। पूनम रानी, पूनम रानी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो।
हाँ जी दीदी। नम, नमस्ते भैया जी। नमस्ते। हेलो। हाँ जी बोलिए, आवाज आवाज नहीं आ आ रही है रहा। आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही। दीपक मदान, माइक अनम्यूट कीजिए, दीपक मदान जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, मुझे ये पूछना था, जैसे मुझे दूध नहीं पचता है, तो अगर दूध ना पचे तो उस स्थिति में फिर वो चूरन को कैसे लिया जाए? देखिए भैया, ऐसा है, मैंने अभी तक जो व्यक्तिगत रूप में देखा गया है कि जिन औषधियों के साथ, आयुर्वेदिक औषधियों के साथ दूध का समावेश बनाया गया है, जिन जिन औषधियों के साथ, देखिए, सिंगल दूध नहीं पचता होगा। जब किसी औषधि के साथ, जब दूध का सेवन कहीं आयुर्वेद शास्त्रों में वर्णन है और उस औषधि के साथ लेने पे वो दूध का प्रभाव, दुष्प्रभाव नजर नहीं आता। पहली चीज, अगर फिर भी आता है तो एक दो बार, एक दो दिन तो शुरुआत तो कर ही सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहली चीज कि एक दो बार तो शुरुआत कर ही सकते हैं। अकेला दूध, और यहाँ पे जिस दूध की बात करी जा रही है उसी दूध की बात करी जा रही है कि आपको गाय, जो गौ माता है, देसी गौ माता, यहाँ पे जो गाय लिखा हुआ है, लेकिन गाय से भी वही देसी, यानी अपनी गांव घर की, जो आपके समाज की जो देसी नस्ल की गाय होती है, उनकी गाय की बात हो रही है। अब मैं आपको एक जी। उदाहरण बता दूं। बिहार में रहने वाले लोग अगर राजस्थान में पल रही गायों को पाल के उसका दूध पिएंगे, उसका उतना अच्छा रिजल्ट उनके जीवन में नहीं मिलने वाला। कोरे कागज पे लिखवा लो। पहाड़ों पे चलने वाली गाय का दूध, यानी जम्मू में पलने वाली दूध की गाय का दूध, अगर राजस्थान में गर्मी में रहने वाले लोग उस दूध को पिएंगे तो उनको उतना अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। मतलब ये व्यक्तिगत रूप से बहुत ही सही बात है, क्योंकि गौ माता के बारे में बोला जाता है कि आपको कोई तकलीफ हो जाए तो आप गौ माता को हाथ जोड़ के वो छोड़ दो उसको, और वो शाम को चर चरा के आएगी और उसका दूध पिएंगे तो आपको बीमारी नष्ट हो जाती है। लेकिन किस गौ माता का, जिस गौ माता की आप तन मन से सेवा कर रहे हैं, तन मन से, जिसका लगाव, गौ माता का लगाव आपके साथ पूरा है, आपकी घर की, आपकी हर चीज को पहचान रही है, और जब आप उनसे अपनी प्रार्थना करके उन्हें आप अ, चरने के लिए खुले में छोड़ देते हैं, तो आपके, उनके आसपास में उस दिन वही औषधियां ग्रहण करके आती है, जिन औषधियों से जो दूध बनेगा वो दूध उनके, आपके लिए फायदेमंद होगा। और ये एक बार नहीं, अनेकों बार इस बात को शास्त्रों में भी और आज के व्यक्तिगत जीवन में कुछ परिवारों के साथ ये किया गया है, परीक्षित किया गया है। और दूध जब भी ना पचे किसी को, सिंपल सी चीज है, जो दूध नहीं पचता हो, तो दूध ना पचने पे क्या होगा? कोई भी चीज नहीं पचेगी तो क्या होगा? दो ही चीज होती है, उल्टी या दस्त। पचने के बाद तो ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। उल्टी या दस्त क्या होता है? आपके साथ क्या होता है दूध नहीं पचता है? 10 लगते हैं जी। तो दस्त लगते हैं। और सौंफ सबसे अच्छी औषधि है। आप सौंफ का उबला हुआ, सौंफ युक्त उबला हुआ दूध पी ले। आप पहले एक दिन आप प्रयास करें। ऐसे तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जिनको भी ऐसी दिक्कत आती है उनको बोलो जी, क्योंकि मैंने ये देखा, आयुर्वेद में जिस औषधियों की बात की जाती है, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं। आप शतावरी और अश्वगंधा और छोटी इलायची के मिश्रण के साथ किसी को भी दूध पिला दो, उसको एलर्जी नहीं करेगा। जिन जिन औषधियों का सेवन ही दूध के साथ लिखा गया हो, उसके साथ वो देसी गाय गौ माता का दूध, या अपने घर में पल रही और अच्छे से खान पान दी जा रही गौ माता का दूध उनको एलर्जी नहीं करेगा। चलिए, आज जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और 9:02 हो गए हैं। सुबह मिलते हैं 5 बजे योगाभ्यास में। और 5 तारीख की सुबह और शाम, आप दोनों ध्यान से नोट कर लें आप सभी। सुबह 5 बजे योगाभ्यास में मोनिका बहन के जन्मदिन पे महेंद्र
प्रसाद जो भैया हैं वो हम सभी को सिखाएंगे और दिखाएंगे शैडो आर्ट, छाया चित्र, छाया चित्र की कला, सुबह 5 बजे योगा अभ्यास के दौरान, और शाम को 8 बजे की चौपाल में महेंद्र प्रसाद भैया जी के माध्यम से यात्रा वृंतांत, मतलब उनकी यात्रा की कोई कहानी है जिसे हमें सुनने को और उससे बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। तो आप सभी 5 तारीख की सुबह और 5 तारीख की शाम की चौपाल में जरूर जुड़े। और योगाभ्यास में, अब गर्मी का मौसम आ रहा है, समय रहते नहीं भी नींद खुलती है तो थोड़ा सा खोलने का प्रयास करें। सुबह 5 बजे योगाभ्यास में आए। शुरुआत सुबह होती है, अच्छे से जल्दी उठ जाने के बाद समय बहुत मिलता है। बाकी विशेष रूप से किसी का भी प्रश्न उत्तरों का जवाब आपको चाहिए होगी। और ये जो आज की जो स्वाध्याय है, इस स्वाध्याय की जानकारी एक इस पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है चिकित्सा चंद्रोदय भाग 5। इसके पेज नंबर 331 का नकल मारी गई है और आप सभी के साथ मैंने भी नकल मारी है, और ज्यादा से ज्यादा परिवारों के साथ इसे उपयोग करा के इसे परिचित करने का प्रयास करते हैं। और बहुत सारे परिवारों को, निसंतान दंपतियों को, मैं अभी कुछ कहने का मन कर रहा था लेकिन बाद में कहूंगा, बहुत कुछ कहना है। इतने अच्छे अच्छे परिणाम मिले हैं कि जहाँ किसी की उम्मीद नहीं, 10-10 साल बाद, 15-15 साल बाद, वो भी अगर हम जैसे अनाड़ियों से ऐसा हो सकता है, तो अगर आज हम 162 परिवार जुड़े हैं, अगर हम सभी ने दो दो अगर रिजल्ट लाए हैं, तो 162-63 परिवार जब इस क्षेत्र पे काम करेंगे तो 162 × 2 324, 324 घरों में खुशहाली तो आएगी। तो कम से हम अपने माध्यम से एक एक घर की भी खुशहाली का लाने का प्रयास करेंगे तो 162 परिवारों के घर में आएगा। और उससे भी बड़ी चीज क्या होगी, हम सभी सीखेंगे, हम सभी हम सभी का ज्ञान और विश्वास बढ़ेगा। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्य।